चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए किसने समर्थन किया था? सबसे पहले बताइए, किसने समर्थन किया था सबसे पहले? ये किया था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था सबसे पहले कि मूल अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को अपने संविधान में हम वर्णित करेंगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ब्रिटेन से भी कुछ लिया गया। क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, जिसको संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से बताइए क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब बताइए मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? वाद योग्य, कठोर, लचीली या अवाद योग्य? तो यह है वाद योग्य। वाद का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लिटिगेशन। वाद का मतलब क्या होता है यहाँ पे? होता है लिटिगेशन। मतलब इसका ये मतलब है कि इनको संविधान में चुनौती दी जा सकती है, सॉरी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इनको मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, मतलब इनके खिलाफ रिट जारी किया जा सकता है या न्यायालय के आदेश पर इनको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? इनमें संरक्षक, या इसको कभी कभी अभिभावक भी पूछ लेते हैं घुमाकर। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति को लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलत कर देते हैं। करेक्ट आंसर है इसका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही माना जाता है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का संरक्षक। चलिए आगे देखते हैं। और इसको संरक्षण करने के लिए रिट जारी करता है न्यायालय, दोनों के दोनों न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कौन कौन से हैं वो रिट आगे बताऊंगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है बताइए? देखिए भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। भाग 1 में क्या हो गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया। भाग 2 में नागरिकता हो गया। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक है। अब संविधान के भाग 3 में है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक फैले हैं? 12 से 35 अनुच्छेद 35 तक फैले हैं। 35 के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं 36 से लेकर कहाँ तक? 51 तक। और भाग 1 तो बच गया, तो 1 से लेकर 4 तक फैले हैं। याद कर लो, इतना सीक्वेंस तो याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? देखिए अभी बताया था, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार निलंबित किए जा सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जो मौलिक अधिकार है प्रधानमंत्री के निर्देशों से क्यों निलंबित किए जाएंगे? ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये भी गलत है। निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार से सब काम नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, करेक्ट आंसर ये है। और कौन इसको निलंबित करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आपातकालीन स्थिति में वैसे सुप्रीम कोर्ट ही करता है। चलिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए इनमें से। देखिए 368 में तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है, और 323 में कितनी बार बताया मैंने, इसमें प्रशासनिक अधिकरण है जो भाग 14 के ए में आते हैं, भाग 14 के का में आते हैं, जो जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 320 का 323 का ए। 358 में और 359 में है मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान। तो किस स्थिति में? आपातकालीन स्थिति में, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार क्या है? क्या है? क्या हैं? देखिए वाद योग्य तो हैं, चुनौती दी जा सकती है इनको न्यायालय में। राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये भी है। इस लाइन का मतलब आप लोग समझे नहीं समझे तो बता देता हूँ। राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी का मतलब है कि न्यायालय जो है आपकी रक्षा करता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके शासन से या उसके सत्ताधारी नेताओं से। सीधे आप, अगर आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी चीज़ को लेकर मजबूर किया जाता है, तो आप सीधे उस राज्य के हाई कोर्ट में या केंद्र सरकार में जो दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसडीएम है मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, और गवर्नमेंट के साथ आपको कोई विवाद होता है किसी चीज़ को लेकर, तो सीधे आप एक लॉयर करके अच्छा सा पहले उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, और आपका जो केस दर्ज होगा वहाँ होगा ए वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ए वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यूजी, इस तरह से केस दर्ज होगा। मतलब आप जो ए हैं वो लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, तो इसी को बोला जाता है राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी देते हैं मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, या अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को? बताइए। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। किसको? अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। चलिए अगला देखते हैं, केवल अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, और बाकी सर्वोच्च न्यायालय तो है ही कम ज़्यादा करने के लिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस में है? बताइए। फंडामेंटल राइट्स ही बताया था, फिर से आ गया प्रश्न। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए सब्सक्राइब जरूर रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, केवल सब्सक्राइब नहीं, बेल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध गारंटियाँ भी बताया था, सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। 3 में है क्या? हाँ, 2 में नागरिकता, करेक्ट है। 4 में हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों की भांति नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अमेरिका से लिए गए हैं, उसी की भांति नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है।
तो पहला और दूसरा सही है, उपयुक्त में से कौन ये गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं बताइए। देखिए पहले तो 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार निकाल दिया तो अब 6 बचे। कितने बचे? 6 बचे टोटल। कौन कौन से आगे बताएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है बताइए, कौन करता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करेगा, कौन सा अनुच्छेद करेगा इनमें से? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 करता है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण। क्या होती है विधायन सत्ता? देखिए विधायन सत्ता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, कहने का मतलब यह है विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष समानता से निलंबित नहीं किया जाएगा। अगर कोई कम पैसे वाला है तो वो भी कानून के समक्ष बराबर है, कोई अधिक पैसे वाला है, अमीर गरीब सारे के सारे। संविधान में तो ऐसे लिखा है, वर्तमान स्थिति क्या सभी को पता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा अनुच्छेद 14 में लिखा है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है बताइए। समानता का अधिकार देखिए बताइए, जो 6 प्रकार के हैं मौलिक अधिकार, उनके अंदर भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो जो पहला इसमें है वो समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता। तो देखिए 3 तो कवर हो गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब बचे 3 और, तो एक हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो 2 बचे आगे समझाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को चिंता या न्यून करता हो, मतलब चिंता का विषय हो उनके लिए या न्यून करता हो। तो ऐसा है अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 या 13 यह वर्णित करता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा या संघ या केंद्र ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा, मतलब उसकी उपयोगिता समाप्त कर देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो सिंपल सा फंडा है, अनुच्छेद 13 किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्यों के अंदर तो आता नहीं है, राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंदर भी नहीं आता, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, तो इससे ही संबंधित होगा। क्या होता है अभी बता दिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग का है? इनमें से बताइए कौन से भिन्न वर्ग का है। देखिए अभी बताया था अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अंदर है समानता, किसकी? समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में 16 भी आ जाएगा। 16 में क्या है? अवसर की समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है ताकि समानता हो सके। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया जाता है ताकि समानता हो सके। तो अनुच्छेद 19 यहाँ भिन्न वर्ग का है क्योंकि ये कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन्हीं 4 अनुच्छेदों में वर्णित है, वो कौन कौन से हैं बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार किन्हीं 4 अनुच्छेदों में वर्णित है, वो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है? इनमें से बताइए। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कुछ दशाओं में, वो है अनुच्छेद 20। किसमें? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 के अंदर है। और अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता। तो 19 में 20 में क्या हो गया? कुछ दशाओं में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसका मतलब क्या होता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बंदी बना लिया गया किसी कार्य के लिए, तो आपको जेल में डाल रखा है। तो देखिए 3 महीने से ज़्यादा नहीं डाल सकते जेल के अंदर। 3 महीने के अगर एक दिन भी फालतू होता तो सीधा आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश करना होगा, नहीं किया तो जज से सीधे आपको रिहाई मिल जाएगी। यही होता है कुछ दशाओं में दोष सिद्धि। और भी इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं कि जैसे आपको वकील करने से वंचित नहीं किया जाएगा, अपने घर वालों से मिलने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा, किसी अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि आपको काल कोठरी के अंदर कैद करके नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल बंदी नहीं बनाया जाएगा, पूरी तरह से आपके घर वालों से मिलने दिया जाएगा। आपको अच्छा एक वकील करने के लिए पूरे आप पात्र हैं और किसी व्यक्ति से सलाह लेने के पात्र हैं। वैसे तो दूसरे तीसरे दिन के अंदर सीधे आपको सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है। इसी को बोलते हैं अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? बताइए इनमें से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 21 में है। किसके अंदर है? अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, याद रखिए इनको बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? किस अनुच्छेद से शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया? ये हुआ था एक संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जिसके द्वारा 2002 में एक संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जिससे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तभी से वो है अनुच्छेद 21 के ए में प्रावधान किया गया। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। शिक्षा का अधिकार आजकल फंडामेंटल राइट्स है 2002 से। किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 के अंदर जो है गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्राप्त है कुछ दशाओं में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो यह है 6 प्रकार की। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न है,
देखिए, धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, मतलब ये महिला हो या पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जन्म स्थान के आधार पर, इन सभी के आधार पर विभेद या भेद नहीं किया जाएगा उसको, किसी व्यक्ति को या महिला को। तो ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये सब कहाँ लिखा है? तो ये अनुच्छेद 15 में लिखा है। अनुच्छेद 15 में लिखा है कि किसी व्यक्ति या महिला से आप उसकी जाति, लिंग, धर्म, वंश, मूल जाति के आधार पर, वो कहाँ पैदा हुआ उसके आधार पर आप उसको भेद नहीं कर सकते, मतलब उसमें विभेद या भेद नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं रख सकते आप, उसको सबके साथ एक साथ आंकना पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो अभी बताया था, देखिए 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उपाधियों का अंत किया जाता है कौन से अनुच्छेद में? देखिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए एक बार सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद किसी भी एग्जाम में इसको जरूर रिवाइज कर लेना, जितने भी ये क्लास करा देता हूँ मैं, जैसे प्रस्तावना की करा दे या फंडामेंटल राइट्स के बाद राज्य के नीति निश्चित तो आएंगे, क्योंकि सब कुछ इसी से मिल जाएगा, तोड़ जोड़ के पढ़ो। और प्रैक्टिस सेट सीरीज तो अलग चली रही है, मंडी परिषद की भी चल रही है, लोअर पीसीएस की भी चल रही है साथ साथ, लेकिन इन बेसिक को एक बार अपना क्लियर कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये एक चैप्टर के ऊपर ही फोकस करते हैं। अगर इनको अच्छे से पढ़ लिया ना तो फिर एग्जाम में गलती नहीं होगी। देखो बार बार एग्जाम की तैयारी नहीं कराई जा सकती, सही किसी की भी बार बार प्रैक्टिस कराई जा सकती है, या जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे कोई एग्जाम आता है तभी वो सबसे अच्छा है। लेकिन हिस्ट्री आप एक बार रट्टा मार लो, ज्योग्राफी एक बार रट्टा मार लो, और क्या करो, पॉलिटी रट्टा मार लो, संविधान रट्टा मार लो, अच्छे से पढ़ लो या इंटरलिंक करके समझ लो, कुछ नहीं बदलता, सब कुछ सेम रहता है। जनरल साइंस सेम रहेगी चाहे कितने भी साल आ जाए, खाली एक ही चीज़ बदलती है, उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दिन ब दिन नया आता रहता है, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है उसको इंटरलिंक घुसेड़ के उसमें वो बना लेते हैं प्रश्न जो एग्जामिनर होते हैं। कुछ चीज़ें इंटरलिंक होती हैं साइंस से भी, जो करंट अफेयर से जुड़ी होती हैं, तो इसलिए आपको जो बेसिक है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जो जनरल साइंस है, सबको एक बार पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो। और जब भी कोई नया ये आए, क्या बोलते हैं, एग्जाम आए, तो बार बार सबकी तैयारी नहीं कराई जा सकती सबका, लेकिन प्रैक्टिस सेट कराया जा सकता है। जो क्वेश्चन है मिक्सअप करके उसको तैयारी कराई जा सकती है, लेकिन बार बार अगर वही चीज़ पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, एक रिवीजन हो सकता है। तो रिवीजन तो आप जो एक बार अपने अच्छे से पढ़ लिया, जो एक बुक है, देखिए एक बुक को 50 बार पढ़ो, 50 बुक को एक बार मत पढ़ो, ये सभी बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ। तो इसने क्या करना है, इसको बेसिक को जरूर कंप्लीट कर लेना अपना, जो भी है ये जितने भी इसकी सीरीज़ बनेगी भारतीय संविधान की, ये दूसरी क्लास चलिए, शायद 10 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए या 8 में कंप्लीट हो जाए। तो कोई भी पेपर आप लोग दो, जो इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी सब्सक्राइबर, इनको जरूर रिवाइज करके जाना, और जो प्रैक्टिस साइड में करवाता हूँ उनको तो करना ही करना। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या, बहुत भाषण हो गया। उपाधियों का अंत किया जाता है किसमें नहीं था? तो अनुच्छेद 18 में नहीं था। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, मतलब छुआछूत या अस्पृश्यता के आधार पर किसी से भेद नहीं किया जाएगा इस देश के अंदर, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में मतलब उपाधियों का अंत किया जाता है, कुछ फालतू की उपाधि जितनी है वो सब हटा दी गई हैं, कुछ ही उपाधि बची हैं, जैसे सैनिक उपाधि हैं और भी कुछ उपाधि हैं, मतलब अधिकतर उपाधि जो हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है, अभी बताया था, किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर उससे भेद नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपाधियों का अंत किया जाता है किसमें है? अनुच्छेद 18 में। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है, अभी बताया था मैंने कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में वर्णित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किसमें दी गई है बताइए? अनुच्छेद 16 में दी गई है अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया जाता है, अभी बताया था। और अभी बताया था अनुच्छेद 21 में क्या है, तो क्या है अनुच्छेद 21 में, जल्दी बताइए? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। अगर अनुच्छेद 21 में मैं अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21 का ए लगा दूं तो उसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। चलिए अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता किसमें वर्णित है बताइए? विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 में वर्णित है विधि के समक्ष समानता। उपाधियों का अंत किया जाता है अनुच्छेद 18 में। और फिर से रिवाइज कर देता हूँ, किसी व्यक्ति या किसी महिला को उसकी जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। इतनी बार रिवाइज हो रहा है हर प्रश्न में, गलतियां मत कर देना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 31, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए बच्चों का शोषण कैसे करोगे आप लोग, मतलब आप लोग या कोई भी करता है तो कैसे करेगा? उनको कारखानों में लगा दिया, बच्चे छोटे हैं उनसे काम करवा रहे हैं, तो कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा है? संरक्षण कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम का यदि कोई भी बच्चा कारखानों में काम करता अगर पाया गया तो जो बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो काम ले रहे हैं ना उससे उसको जेल हो सकती है। साफ साफ लिखा है ऐसा। चलिए अगला प्रश्न है, लेकिन वर्तमान स्थिति तो देख रहे होगे इंडिया की, छोटे छोटे बच्चे टिफिन बॉक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, कारखानों में भी काम करते हैं। चलिए छोड़िए, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध कौन से अनुच्छेद में? देखिए मानव के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं करोगे, और बलात् श्रम मतलब उनको बेचना सब प्रतिबंध करता है बच्चों को, तो अनुच्छेद 23 करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 23 ऐसा करता है। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में काम करने से रोकता है, कौन सा अनुच्छेद? अभी बताया था अनुच्छेद 24, क्योंकि उनका होगा शोषण। अगला प्रश्न है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा तीव्र चलते हैं। भारत में अस्पृश्यता छुआछूत का निवारण निम्न में से किन उपायों को अपनाकर किया जा सकता है? जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अच्छे अच्छे उपदेश दीजिए, जाति विरोधी भाषण दीजिए, कानून बनाकर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो जो इधर उधर सामाजिक कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर होते हैं उनको भूल जाता है, क्योंकि वो जीवन का सार तत्व समझने लगता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच? अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 17 में क्या है?
अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 18 में क्या, उपाधियों का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 16 में क्या, अवसर की समानता। कितनी बार रिवाइज करा रहे हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, बताइए। भाषण कैसे होता है, बोलोगे तभी तो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अनुच्छेद 19। इस तरह से घुमा के पूछ लिया जा सकता है, तभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, विदेश जाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है विदेश जाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार हैं, 10-15 अधिकार हैं, वो एक साथ दिए गए हैं अच्छे से, जिसमें एक है विदेश जाने का अधिकार। अगला प्रश्न है, धर्म प्रचार करने का अधिकार कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। देखिए सिंपल है, धर्म प्रचार करने का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। अवसर की समानता में क्यों आएगा, समानता के अधिकार में क्यों आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। देखिए धर्म प्रचार कर कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है पूछ रहा है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। तो देखिए धर्म प्रचार करने का भी अधिकार हो गया, धर्म की स्वतंत्रता में सिख कृपाण भी रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, राज्यों को समाज सुधारक विधि बनाने या कानून बनाने का भी अधिकार है। तो कौन से कथन इसमें सत्य हो गए, तो भैया सभी इसमें सत्य हो गए। पहला भी सत्य हो गया, दूसरा भी सत्य होगा, तीसरा भी सत्य होगा, तो डी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। पहले तो ये समझ लो धार्मिक स्वतंत्रता किस में, तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में। इन 25 में एक तो 25 हो गया, इसके बाद क्या आएगा 26 हो गया, 26 के बाद क्या आएगा 27 हो गया, 27 के बाद क्या आएगा 28 हो गया। तो देखा जाए तो एक अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद और 4 अनुच्छेद हो गए। अब इन 4 अनुच्छेद में तो हो गई धर्म की स्वतंत्रता। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें है, तो ये अनुच्छेद 26 में है। किसमें, अनुच्छेद 26 में। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, बताइए। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो दिया गया, ये दिया गया अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक लोगों का या वर्गों का अधिकार है, किसमें वर्णित है ये। तो देखिए अनुच्छेद 19 में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता। तो यह है अनुच्छेद 23 में, 30 में है अनुच्छेद 30 में है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के लोग। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो देखिए यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर निकालकर इसको बना दिया गया लीगल राइट या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। अब ये कहाँ पड़ा है, अनुच्छेद 300 के काम में पड़ा है, 300A में पड़ा है मतलब। आगे प्रश्न देखिए अगला, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट हर एग्जाम का फेवरेट, सब में पूछा भी जाता, अनुच्छेद 300 के ए में है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में पूछा हुआ है। संपत्ति का अधिकार, मत देने का अधिकार, इट इज़ अ लीगल राइट, यह है एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, बताइए। मुख्यमंत्री साहब कहाँ से होंगे मौलिक अधिकारों के संरक्षक, प्रधानमंत्री साहब भी नहीं होंगे, ये होंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट भी होगा, सुप्रीम कोर्ट भी होगा। अगर आप बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक, देखिए हाईलाइट करा, मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। सॉरी, बताइए। देखिए घुमा के पूछा, मैंने बोला था इस तरह से ही पूछ लेगा। तो ये माना जाता है उच्चतम न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को। ये सभी का जवाब। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होने पर कहाँ अपील करोगे, बताइए। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 का अगर उल्लंघन होगा तो कहाँ जाइएगा, तो जाइएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहाँ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और 226 का अनुच्छेद का अगर उल्लंघन होगा तब कहाँ जाओगे, तब जाइएगा हाई कोर्ट में। याद रखिए, इसको पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, देखिए बोला था मैंने लास्ट प्रस्तावना में इस तरह का प्रश्न बना था, यहाँ 2 हाईलाइट करें कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है और किसके अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। देखिए सिंपल आया, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है, आप मारोगे, बताया था मैंने पहले। यहाँ संविधान भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। किसको कहा जाता है, अनुच्छेद 32 मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसी का उल्लंघन होगा तब जाइएगा सुप्रीम कोर्ट में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। किसमें, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया था, शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स हो गया है, कब से, 2002 से। उपाधियों का अंत किया जाता है, अनुच्छेद 18 में लिखा है। अगला प्रश्न है, किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। देखिए एक रिट जारी हुई थी केशवानंद भारती बनाम, ये बहुत फेमस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक केस था 1973 का। इसमें देखिए प्रस्तावना में क्या किया गया था, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अब इसने देखिए फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कुछ किया था। फंडामेंटल राइट्स के लिए इसने ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट में इसने जो याचिका डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो इसका केस चला था, फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें निर्णय दिया फंडामेंटल राइट्स के ऊपर या मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों के ऊपर, कि मौलिक अधिकारों में जो संसद है ना, भारत की संसद, वो भी संशोधन कर सकती है। इसने ये निर्णय दे दिया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो उसका मूल ढांचा है, मतलब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसमें जो मूल जो पॉइंट हैं, उन पॉइंटों में छेड़छाड़ नहीं करोगे तुम, और बहुत माइनर तुम संशोधन कर सकते हो, यानी कि तुम पूरा तिगड़ा उसका टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे। तो यही इन्होंने दिया था। तो किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973।
शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में कहाँ तक वर्णित है बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार। 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता भी बताया था। तो आंसर बता देता हूँ इसका क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण क्या देखिए अनुच्छेद 24 में तभी बताया था, बच्चों को कारखानों में लगाओगे तो उनका शोषण करोगे, जेल जाओगे। 23 में क्या है, किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार मत करो और किसी बच्चे का या व्यक्ति का शरीर मत बेचो। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है इनमें से कौन सा। तो देखिए लिंग समानता का अधिकार ये भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है। लिंग समानता मतलब अनुच्छेद 15 हो गया, शोषण मतलब 23 हो गया। किसी देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार ये 21 के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उसमें आता है। यहाँ सूचना का अधिकार नहीं है, क्योंकि सूचना का अधिकार तो एक लीगल राइट हो गया, ये 300 के काम में पहुँचा दिया ना आप, तो यही मारोगे, बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन एक अधिकार भारतीय नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। देखिए 3 हाईलाइट करें, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो नागरिक लोग हैं, मतलब हमको भी प्राप्त है, मेरे को भी प्राप्त है, आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं उनको भी प्राप्त है, और अगर ये वीडियो कोई फॉरेनर देख रहा है उसको भी प्राप्त है। कौन कौन से पढ़ते हैं, एक ही होगा इनमें से केवल। तो स्वतंत्रता का अधिकार मतलब अनुच्छेद 19, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार या विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो देखिए दोनों को, जिनमें से भारतीय नागरिकों को विदेशियों को दोनों को जो प्राप्त है ना, वो केवल इसमें डी है। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है विदेशियों के पास, भेदभाव के विरुद्ध भी नहीं है पूरा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी नहीं है उनके पास, लेकिन जो विधिक अधिकार है उनके पास, कानून उनके लिए भी समान है। अगर उनको मारोगे पीटोगे तो जेल आपको हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते, किसी एक चीज़ का नहीं कर सकते इनमें। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कर सकते हैं, विधि के समक्ष समानता उनको भी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा उनकी भी हो सकती है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का वो लोग दावा नहीं कर सकते यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है इनमें से। देखिए विदेश यात्रा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आवास का अधिकार भी, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है उनको, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी, उनका शोषण नहीं कर सकते आप लोग। विधि के समक्ष समानता का भी उनको अधिकार है, कानून के समान वो भी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनके पास नहीं है, मतलब अनुच्छेद 19 में जो जितने भी अधिकार वर्णित है उनके पास नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा। याद रखिए इसको, बहुत पूछते हैं घुमा फिरा कर कि कौन सा भारतीय नागरिकों के पास है, कौन सा विदेशी नागरिकों के पास है या नहीं है। भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए इतनी बार रिवाइज किया है, करवाया, कम से कम गलत मत कर दीजिए। देखिए चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है उनके पास, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण वो नहीं कर सकते, वीज़ा खत्म हो जाएगा तो भगा उनको पोर्ट कर देते हैं, डिपोर्ट जिसको बोलते हैं। और क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार भी उनके पास पूरा 100% नहीं है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से भारत में रहते जो विदेशी नागरिक हैं इनमें से उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा से गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, मतलब विदेशियों को भी उपलब्ध है इनमें से। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है क्या उनको, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता है क्या उनको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या उसको, संवैधानिक निराकरण का अधिकार है क्या उनको। देखिए संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार नहीं है उनके पास, देश के किसी भाग में घूमने फिरने का अधिकार नहीं है उनके पास, अगर वीज़ा खत्म हो जाएगा तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं है उनके पास, मतलब अनुच्छेद 19 भी नहीं है उनके पास। संवैधानिक निराकरण 32 है उनके पास। लेकिन अगला प्रश्न है, उनके फंडामेंटल राइट्स का आप हनन नहीं कर सकते, मतलब अगर कोई फॉरेनर घूम रहा है बाजार में, आपने उसको चिपका दिया बिना मतलब के गाल पे, तो क्या करेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, ये न्यायालय में जा सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया है, इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, सन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक फंडामेंटल राइट्स बन गया आजकल। चलिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किसको मान्यता देता है। तो देखिए गलतियाँ मत कर देना, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को गलत, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को करेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 वर्ष 4 वर्ष नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दोनों को, किसी को भी नहीं, गलत। तो देखिए भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह मान्यता देता है भाषाई अल्पसंख्यकों को भी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दोनों को। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद करता है किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 17 में तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 15 में क्या है, किसी व्यक्ति या महिला को उसके धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। अब बचा हमारा अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 21, इसी में से ही एक आंसर है, किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 21 करता है। अगला प्रश्न है,
न्यायालय व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए क्या जारी करता है, मतलब भारत के नागरिकों की रक्षा करने के लिए क्या जारी करेगा? आधार कार्ड न्यायालय कहाँ निकालता है? चुनाव चिन्ह तो चुनाव आयोग निकालता है। तो रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट जारी करता है न्यायालय। कौन सा न्यायालय? हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के दोनों। देखिए यहाँ पर कुछ नोट है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं जिनसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है आप लोगों के। वो रिट हैं, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार प्रक्षय। बंदी प्रत्यक्षीकरण का पता है क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपको जेल में डाल दिया पकड़ के किसी जुर्म में। अब जेल में डाल रखा, काल कोठरी के अंदर बंद कर रखा है, किसी से मिलने नहीं दे रहे, तो न्यायालय एक रिट जारी करता है। मान लीजिए आपको जेल में डाल दिया, आपके घर वालों को पता चल गया, तो आपके घर वाले क्या करेंगे? सीधे एक लॉयर करेंगे और सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीधा जाएगा पुलिस स्टेशन के पास, मतलब अपने या तो लिखित में भेजेगा या सीधे अपने जासूस नहीं, मतलब आदमी किसी को भी भेज के, या सीधे रिपोर्ट भिजवाएगा उस कोतवाली में या पुलिस स्टेशन में कि जिसको अभी आपने बंदी बनाया, एक दिन के अंदर मेरे सामने पेश करो, किसको बंदी बनाया, क्या उसका जुर्म है, क्या आपने फंसाया तो नहीं उसको, कि बिना बात के बंदी तो नहीं बना लिया। तो ये सारी चीज़ें न्यायालय देखता है। तो इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करो। अगर देखिए किसी व्यक्ति को जेल भी हो जाती है तब भी न्यायालय उसकी पेशी करवाता है हर 15 दिन में, 1 महीने में, कि जेल वालों ने वहाँ उसको मार तो नहीं दिया, कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया। तो ये सब चीज़ें करता रहता है न्यायालय। और परमादेश भी करता है, अधिकार प्रक्षा भी। अधिकार प्रक्षा ऐसा रिट है जो उनके लिए जारी किया जाता है जो अपने अधिकार में ना होते भी उस काम को करते हैं और अपने अधिकार में उस काम को लाना चाहते हैं। उनको अपन न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को बोलता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते, ये काम आपसे हटा दिया जाता है। चलिए 5 प्रकार के रिट हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, पीआईएल किसका संरक्षण करता है? तो पीआईएल देखिए जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का तो नहीं करेगा, भोजन आपूर्ति का भी नहीं करेगा, विदेश यात्रा का नहीं करेगा, ये करता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का। पीआईएल का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,